नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपेंद्र सिंह राठौड़ और स्वागत है आपका कृष्णा एकेडमी अजमेर की तरफ से। तो दोस्तों, हम अपनी पिछली कक्षा में फिजिक्स की कक्षा में कार्य ऊर्जा शक्ति कर चुके थे, जिसके अंदर कार्य वाला टॉपिक हमने एक वीडियो हमारा हुआ था इसका और कार्य हमने पूरा कर लिया था। दोस्तों, आज की जो कक्षा है वो आप सामने देख रहे होंगे। हमारा जो आज की कक्षा का टॉपिक है वो एनर्जी यानी ऊर्जा के संदर्भ में है। कार्य के संदर्भ में जितनी भी बातें हो सकती है मैंने आपको करा दी थी और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे आते हैं जो बता दिए थे मैंने आपको। तो आप वो वीडियो जरूर देखिएगा जिसने नहीं दे रखी है। साइंस की प्लेलिस्ट बन रखी है हमारे चैनल के ऊपर, जाइएगा उसमें आप वीडियोस में जाके पास में प्लेलिस्ट का चिन्ह आएगा, उसके अंदर प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको कार्य ऊर्जा शक्ति की वर्क एनर्जी पावर की पहली वीडियो मिल जाएगी जिसमें आपने कार्य की बात हमने पूरी कर ली थी। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो एनर्जी के ऊपर बेस्ड है, यानी ऊर्जा के ऊपर बेस्ड है। चलिए दोस्तों, तो करते हैं हम आज अपना टॉपिक स्टार्ट और टॉपिक का नाम है हमारे पास एनर्जी यानी ऊर्जा। तो एनर्जी यानी ऊर्जा क्या होती है उसके बारे में हमें चर्चा करनी है। चलिए, तो दोस्तों हम बात करते हैं ऊर्जा की। क्या डेफिनेशन है ऊर्जा की? तो देखिए, आपसे कोई पूछ ले ऊर्जा क्या होती है तो क्या बोलोगे आप? कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है दोस्तों? ऊर्जा कहलाती है। तो कार्य करने की क्षमता, कैपेसिटी टू डू वर्क, क्या कहलाती है आपके पास? ऊर्जा कहलाती है। तो ऊर्जा की डेफिनेशन क्या होगी? तो ऊर्जा होगी आपके पास कार्य करने की क्षमता। क्या कहलाती है दोस्तों? ये आपके पास ऊर्जा कहलाती है। तो ये हमें ध्यान रखना है। दूसरी बात आपसे पूछ ले, भाई बताओ इसका मात्रक क्या है, इसका यूनिट क्या है? तो देखिए, कार्य का मात्रक होता है जूल, उसी प्रकार ऊर्जा का मात्रक भी क्या होता है आपके पास? ऊर्जा का मात्रक सेम जो कार्य का मात्रक होता है वही होता है, यानी इसका मात्रक भी आपके पास जूल होता है। लेकिन कैसा मात्रक? एसआई मात्रक। अगर मैं बात करूं सीजीएस मात्रक की, यानी सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है? तो सीजीएस पद्धति में इसका जो मात्रक होगा वो होगा आपके पास अर्ग। तो अर्ग कैसा मात्रक है इसका? सीजीएस मात्रक है, यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में इसका मात्रक क्या होगा? ये इसका अर्ग मात्रक होगा। और अगर मैं बात करूं 1 जूल की, तो 1 जूल कितनी अर्ग के बराबर होता है? 10 की घात 7 अर्ग के दोस्तों बराबर होता है। तो 1 जूल कितनी अर्ग के बराबर होता है? 10 की घात 7 अर्ग के बराबर होता है। तो कार्य करने की क्षमता दोस्तों क्या कहलाती है? ऊर्जा कहलाती है। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। उसी प्रकार ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल। और सीजीएस मात्रक क्या होता है? अर्ग। और 1 जूल कितनी अर्ग के बराबर होता है दोस्तों? तो 1 जूल 10 की घात 7 अर्ग के बराबर होता है। चलिए दोस्तों, तो ये बात हमने करी है ऊर्जा के बारे में, कॉमन बात। तो अब अपन आगे देखते हैं कि ऊर्जा कितने प्रकार की होती है। उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं आगे। तो अगला है आपके पास ऊर्जा के प्रकार, टाइप्स ऑफ एनर्जी। ऊर्जा के प्रकार। तो अब अपन ऊर्जा के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे कि एनर्जी कितने प्रकार की होती है। तो देखिए, काफी प्रकार की एनर्जी होती है। रासायनिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, द्रव्यमान ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, इस प्रकार की प्रकाश ऊर्जा, काफी ऊर्जाएं होती है। देखिए, अपन कुछ कुछ को थोड़े थोड़े एग्जाम्पल से समझेंगे और जो अपन को मेन पढ़ना है बाद में उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहली प्रकार की एनर्जी अपन स्टार्ट करते हैं। पहला प्रकार, तो पहला प्रकार है आपके पास जो फर्स्ट आपके पास एनर्जी का टाइप है वो है द्रव्यमान ऊर्जा। तो पहली जो टाइप है वो आपके पास आती है मास एनर्जी, यानी द्रव्यमान ऊर्जा, मास एनर्जी। इसको अपन अंग्रेजी भाषा में बोलते हैं मास एनर्जी। तो दोस्तों, द्रव्यमान ऊर्जा यानी मास एनर्जी क्या होती है? देखिए, आप किसी भी वस्तु के, कोई भी वस्तु है, कोई भी द्रव्य है, द्रव्य मतलब मैटर, ऐसी कोई भी चीज दुनिया में जो स्थान घेरती है क्या कहलाती है आपके पास? मैटर कहलाती है, द्रव्य कहलाती है। तो ऐसी कोई भी चीज जो आपके पास, कोई भी मैटर, कोई भी द्रव्य, उसके अंदर उसके द्रव्यमान के कारण जो उसके अंदर ऊर्जा होती है वो क्या कहलाती है आपके पास? द्रव्यमान ऊर्जा कहलाती है। तो अगर मैं बात करूं इसकी डेफिनेशन की तो क्या होगी?
किसी भी द्रव्य के द्रव्य मतलब आपके पास कोई भी मैटर, ऐसी चीज जो स्थान घेरती है, के द्रव्यमान के कारण उसमें निहित ऊर्जा का मतलब क्या होता है, कोई भी वस्तु के द्रव्यमान के कारण उसके अंदर जो एनर्जी उपस्थित होती है उसको अपन दोस्तों क्या बोलते हैं, मास एनर्जी बोलते हैं, द्रव्यमान ऊर्जा बोलते हैं, यानी द्रव्यमान के कारण उत्पन्न ऊर्जा। और आइंस्टीन ने सबसे पहले इसके लिए एक इक्वेशन दी थी। आइंस्टीन ने द्रव्यमान ऊर्जा के लिए यानी मास एनर्जी के लिए एक इक्वेशन दी थी, और वो इक्वेशन कौन सी है, इक्वेशन है आपके पास, इक्वेशन कौन सी है, तो इक्वेशन के बारे में अगर मैं बात करूं तो इक्वेशन है E बराबर, कौन सी है दोस्तों इक्वेशन, आपने सुना होगा, फेमस इक्वेशन है E बराबर MC स्क्वायर। E बराबर क्या है दोस्तों, E बराबर MC स्क्वायर इक्वेशन है, और E बराबर MC स्क्वायर के अंदर E क्या है आपके पास, ऊर्जा है, एनर्जी है, मास क्या है वस्तु का, M क्या है वस्तु का, द्रव्यमान है, और C क्या है दोस्तों, C है प्रकाश का वेग यानी स्पीड ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का वेग जो कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दोस्तों बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। देखिए मास एनर्जी रिलेशन, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध आइंस्टीन ने दिया था, और आइंस्टीन से ही संबंधित है यह द्रव्यमान ऊर्जा। E बराबर MC स्क्वायर, E उस वस्तु के अंदर द्रव्यमान के कारण ऊर्जा होती है, M वस्तु का द्रव्यमान होता है, और C क्या होता है दोस्तों, प्रकाश का वेग होता है, जो कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड दोस्तों प्रकाश का वेग होता है। ये किसने दिया था, आइंस्टीन ने दिया था। इसका दूसरे नाम भी है, इसको अपन बोलते हैं, इसके कई नाम है, इसको बोलते हैं सापेक्षिकता का सिद्धांत। क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं सापेक्षिकता का सिद्धांत, यानी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। सुना होगा आपने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, बहुत ही फेमस थ्योरी है आइंस्टीन की। मास एनर्जी इक्विवेलेंस यानी द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता संबंध, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको एक और नाम से जानते हैं द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता संबंध, मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन, द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता संबंध। तो ये E बराबर MC स्क्वायर जो आइंस्टीन ने द्रव्यमान ऊर्जा के लिए रिलेशन दिया था, ये E बराबर MC स्क्वायर क्या है दोस्तों, ये है किसी भी वस्तु के अंदर द्रव्यमान के कारण ऊर्जा E इतनी होती है आपके पास, तो ये द्रव्यमान ऊर्जा कहलाती है, मास एनर्जी कहलाती है। अब आपसे पूछेगा कि इसके दूसरे नाम क्या है, तो आइंस्टीन का फेमस रिलेशन है ये, इसको बोलते हैं आपेक्षिकता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। क्योंकि रिलेटिविटी क्यों बोलते हैं, क्योंकि द्रव्यमान और ऊर्जा के अंदर संबंध है, रिलेशन है। दूसरा बोलते हैं द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता संबंध, यानी द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच में संबंध, रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन बिटवीन मास एंड एनर्जी। ठीक है दोस्तों, इसका नाम है। तो ये हमें ध्यान रखना है, आपसे पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। तो क्या बोला मैंने कि द्रव्यमान ऊर्जा, पहला प्रकार पढ़ा हमने ऊर्जा का, क्या होता है किसी भी द्रव्य के कारण, किसी भी मैटर के कारण जो ऊर्जा होती है, उसके अंदर द्रव्यमान के कारण जो ऊर्जा होती है उसको अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, द्रव्यमान ऊर्जा बोलते हैं। द्रव्यमान ऊर्जा क्या होती है, E बराबर MC स्क्वायर, और यहाँ पे E ऊर्जा है, M द्रव्यमान है, C प्रकाश का वेग है। ये किसने दिया था किसी भी वस्तु के लिए रिलेशन, आइंस्टीन ने दिया था, इसलिए इसको बोलते हैं आपेक्षिकता का सिद्धांत या द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता संबंध। ये पहली प्रकार की आपके पास एनर्जी का टाइप खत्म हुआ है, जिसको अपन बोल सकते हैं मास एनर्जी आपके पास। चलिए दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन नेक्स्ट प्रकार की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, नेक्स्ट चीज की अपन चर्चा करते हैं। तो पहला हमने पढ़ा दोस्तों कि द्रव्यमान ऊर्जा मास एनर्जी क्या होती है। दूसरा अपन नेक्स्ट अपन जो देखते हैं अगली चीज, सेकंड प्रकार की एनर्जी। सेकंड प्रकार की जो एनर्जी आती है उसका नाम है आपके पास नेक्स्ट एनर्जी।
नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा अंग्रेजी में बोलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। तो नाभिकीय ऊर्जा यानी न्यूक्लियर एनर्जी ये क्या होती है, इसकी चर्चा अपन को करनी है। अब देखिए डिटेल चर्चा नाभिक के बारे में, नाभिकीय ऊर्जा के बारे में अपन जब न्यूक्लियस वाला चैप्टर पढ़ेंगे फिजिक्स के अंदर, आपके सिलेबस में है, तब करेंगे। नाभिक वाला चैप्टर जब करेंगे, नाभिकीय भौतिकी न्यूक्लियर फिजिक्स की। अभी सिर्फ मैं आपको बताता हूं नाभिकीय ऊर्जा क्या होती है। देखिए दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि नाभिक जो होता है, क्या होता है नाभिक। सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूं। यह आपका परमाणु होता है, यह आपका एटम होता है। परमाणु को गोलाकार माना जाता है। इस परमाणु के केंद्र में, जहां पे परमाणु का सारा मास, सारा द्रव्यमान केंद्रित माना जा सके, इस जगह को अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, इस जगह का नाम है आपके पास, इस जगह को अपन बोलते हैं नाभिक। तो क्या बोलते हैं दोस्तों, इस जगह को अपन नाभिक बोलते हैं। तो ऐसी जगह जहां पे परमाणु का सारा द्रव्यमान केंद्रित माना जा सके, क्या कहलाता है, नाभिक। अब दोस्तों क्या होता है कि इस नाभिक के संदर्भ में, इस नाभिक के लिए दो प्रकार की अभिक्रियाएं होती है। देखिए न्यूक्लियस जो होता है वो दो प्रकार की रिएक्शन करता है। तो नाभिक के लिए दो प्रकार की अभिक्रियाएं होती है। एक तो होती है नाभिकीय संलयन, यानी एक तो होती है नाभिकीय संलयन और एक होती है नाभिकीय विखंडन। एक तो होती है नाभिकीय संलयन और एक होती है नाभिकीय विखंडन। एक तो होता है आपके पास फ्यूजन और एक होता है फिजन। एक तो होता है फ्यूजन और एक क्या होता है दोस्तों, फिजन। तो नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन। संलयन क्या होता है, जब दो नाभिक जुड़कर एक बड़ा नाभिक बना लें। क्या होता है दोस्तों संलयन का मतलब, जब दो नाभिक क्या हो जाए आपस में, दो न्यूक्लियस, दो नाभिक जुड़ जाएं, जो नाभिक क्या हो जाए दोस्तों, जुड़ जाएं और एक क्या बना ले, बड़ा न्यूक्लियस बना ले। और विखंडन क्या होता है दोस्तों, विखंडन होता है जब एक बड़ा नाभिक, एक बड़ा नाभिक दो या दो से अधिक नाभिकों में क्या हो जाए दोस्तों, टूट जाए। दो या दो से अधिक नाभिकों में टूट जाए। तो दोस्तों क्या बोला मैंने कि नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन, ये आपके पास दो प्रकार की अभिक्रियाएं होती है न्यूक्लियस के अंदर। तो जब दो नाभिक जुड़ के एक बड़ा नाभिक बना देते हैं उसको संलयन बोलते हैं। और विखंडन क्या होता है, जब एक नाभिक टूटकर दो नाभिकों में, एक बड़ा नाभिक टूटकर दो नाभिकों में टूट जाए तो इसको अपन क्या बोलते हैं, विखंडन। अब इनसे जो एनर्जी निकलती है, जैसे विखंडन हुआ, एक बहुत भारी नाभिक है, भारी नाभिक के टूटने से एनर्जी निकलेगी, उस एनर्जी को अपन क्या बोलेंगे दोस्तों, नाभिकीय ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी बोलेंगे। तो नाभिकीय ऊर्जा क्या होती है, आपके पास ये नाभिकीय संलयन विखंडन से जो ऊर्जा मिलती है हमारे को, वो क्या कहलाती है, नाभिकीय ऊर्जा कहलाती है। और आपको ध्यान रखना है, सूर्य का जो प्रकाश होता है, जो सनलाइट होती है, वो किससे कौन सी प्रक्रिया से बनती है, नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर से बनती, न्यूक्लियर फ्यूजन से बनती है। ये हम आगे पढ़ेंगे दोस्तों, जब अपन नाभिक वाला पढ़ेंगे। तो ये आप ध्यान रखना, सूर्य का प्रकाश नाभिकीय संलयन से बनता है। हालांकि विखंडन प्रोसेस भी होता है, वो अपन आगे चर्चा करेंगे, लेकिन कॉमन आंसर आपका ये रहेगा। तो ये नाभिकीय ऊर्जा होती है। और ज्यादा डिटेल हमें नहीं पढ़ना है यहाँ पे, अपन जब न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ेंगे तो चर्चा इसकी और एक्स्ट्रा करेंगे, क्या संलयन होता है, क्या विखंडन होता है। अभी सिर्फ ऊर्जा वाले पोर्शन में है, तो आपको इतना ध्यान रखना है, इन दोनों प्रोसेस से जो एनर्जी होती है वो एनर्जी कौन सी होती है, नाभिकीय ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चीज की अपन चर्चा करते हैं। अगली तीसरी प्रकार की जो एनर्जी आपके पास होती है, थर्ड प्रकार की जो एनर्जी है, तीसरी प्रकार की एनर्जी होती है थर्ड। तो थर्ड प्रकार की एनर्जी है सौर ऊर्जा, यानी जिसको अपन बोलते हैं सनलाइट एनर्जी, सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी जिसको बोलते हैं, सोलर एनर्जी। देखिए दोस्तों, आप एक चीज ध्यान रखना, सौर ऊर्जा, इसका मतलब क्या है कि सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा। और ये हमें ध्यान रखना है,
कि ये जो सूर्य होता है ये आपके पास ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। पूरी ब्रह्मांड का ऊर्जा का सबसे बड़ा सोर्स कौन सा है? तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे बड़ा स्रोत या सोर्स कौन सा है? तो सूर्य आपका पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सोर्स है एनर्जी का, ये हमें ध्यान रखना है। तो सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा, इससे जो ऊर्जा निकलती है उस ऊर्जा को अपन क्या बोलते हैं दोस्तों? उस ऊर्जा को अपन सौर ऊर्जा बोलते हैं। तो सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है दोस्तों? सौर ऊर्जा कहलाती है। तो सोलर एनर्जी क्या होती है? सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा। चलिए दोस्तों, ये तीसरा पार्ट हो गया इसका। अब अपन नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, चौथा पार्ट एनर्जी का। तो चौथा जो भाग है वो कौन सा है? चौथा भाग है साउंड एनर्जी, यानी ध्वनि ऊर्जा। तो चौथा पार्ट एनर्जी का है ध्वनि ऊर्जा, जिसको अपन क्या बोलते हैं? साउंड एनर्जी। तो ये आपके पास है साउंड एनर्जी। चलिए, अब साउंड एनर्जी, ध्वनि ऊर्जा क्या होती है? तो देखिए, जितने भी ध्वनि स्रोत हैं, जितने भी आपके पास साउंड के सोर्स हैं, जैसे आपके पास वायुयान, कोई फाइटर प्लेन जा रहा है, उससे आपके पास आवाज निकल रही है, तो वो आवाज जो है, वो जो ध्वनि निकल रही है, वो ऊर्जा का ही तो एक रूप है। और वो कौन सी ऊर्जा है दोस्तों? वो आपके पास ध्वनि ऊर्जा है। तो आप क्या बोला मैंने आपको कि कोई भी ध्वनि स्रोत हो, जैसे डीजे, आपके पास लाउड स्पीकर चल रहा है, तो लाउड स्पीकर के चलने से साउंड निकल रहा है, वो साउंड किस फॉर्म में निकलेगा? एनर्जी के फॉर्म में। वो ऊर्जा कौन सी कहलाएगी? ध्वनि ऊर्जा कहलाती है। ये हमें ध्यान रखना है। तो ध्वनि ऊर्जा भी एक प्रकार का ऊर्जा का क्या है? प्रकार है। तो ज़्यादा कुछ पढ़ने के लिए है नहीं इसमें, अपन ध्वनि टॉपिक पढ़ चुके हैं। मैं उसमें सब बता चुका हूँ आपको कि ध्वनि की तीव्रता, ऊर्जा कैसे मापी जाती है डेसिबल में, वो मैं सब बता चुका हूँ आपको। नेक्स्ट आपके पास अगला जो भाग है, जो छठा भाग है इसका, वो है केमिकल एनर्जी, यानी रासायनिक ऊर्जा। तो अब अपन किसकी बात करेंगे दोस्तों? रासायनिक ऊर्जा, यानी केमिकल एनर्जी की। केमिकल एनर्जी। अब ये रासायनिक ऊर्जा, केमिकल एनर्जी क्या होती है, उसकी भी चर्चा अपन कर लेते हैं। तो ये ऊर्जा के प्रकार पढ़ रहे हैं अपन अलग अलग। केमिकल एनर्जी क्या होती है? जैसे मान लो कोई भी दो पदार्थ संयोग से मिल गए, यानी आपके पास दो पदार्थों ने रिएक्शन करी केमिस्ट्री के अंदर, उससे जो ऊर्जा निकलती है उसको अपन क्या कहते हैं दोस्तों? उसको अपन केमिकल एनर्जी कहते हैं। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन ने क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। क्या बनाया दोस्तों? दो तत्वों ने मिलकर एक नया तत्व बनाया, तो इससे जो एनर्जी निकलती है उसको अपन क्या बोलते हैं? केमिकल एनर्जी। या मान लो आपके पास ये बिन बुझा चूना है, इसको जब गर्म किया तो ये टूटता है, आपके पास इस प्रकार टूटता है, तो इससे जो एनर्जी निकलती है, इस एनर्जी को अपन क्या बोलते हैं? रासायनिक ऊर्जा। यानी जितने भी केमिकल प्रोसेस के अंदर जितने भी रासायनिक प्रक्रम होते हैं, उन सब के अंदर जो एनर्जी होती है वो कौन सी एनर्जी होती है? देनी पड़ती है, जो निकलती है। भाई अपन को कभी तो अभिक्रिया कराने के लिए ऊर्जा देनी पड़ती है। हो सकता है किन्हीं अभिक्रियाओं को कराने के लिए हमें ऊर्जा देनी पड़े, वो रासायनिक ऊर्जा होती है। किन्हीं अभिक्रियाओं को कराने से एनर्जी मिलती है, वो कौन सी ऊर्जा होती है? रासायनिक ऊर्जा होती है। तो जितने भी रासायनिक प्रक्रम है, जब अपन केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा भौतिक प्रक्रम और रासायनिक प्रक्रम क्या होते हैं। तो जितने भी रासायनिक प्रक्रम है या भौतिक प्रक्रम है, उन रासायनिक प्रक्रमों से जो ऊर्जा निकलती है वो क्या कहलाती है दोस्तों? आपके पास रासायनिक ऊर्जा कहलाती है। चलिए, तो ये रासायनिक ऊर्जा मेरे हिसाब से आपको समझ में आई होगी। तो आगे देखते हैं अपन। नेक्स्ट जो एनर्जी का प्रकार है वो आपके पास आता है, नेक्स्ट जो है वो आता है प्रकाश ऊर्जा। तो लाइट एनर्जी, प्रकाश ऊर्जा, लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी, प्रकाश ऊर्जा। दोस्तों, लाइट एनर्जी, प्रकाश ऊर्जा। प्रकाश ऊर्जा क्या होती है? देखिए, हमारे को जो भी उपकरण है, जैसे आपके पास आपका लाइट है, ये ट्यूबलाइट हो गया या मोमबत्ती हो गया, इनके जलने से हमारे को जो आपके पास प्रकाश मिलता है, इनको चलाने से आपको जो प्रकाश मिलेगा वो क्या कहलाएगा? आपके पास प्रकाश ऊर्जा कहलाएगा। तो प्रकाश ऊर्जा मतलब हमारे को संवेदना जो दे, यानी ऐसे उपकरण जो हमारे को दिखाने में सहायता करे, प्रकाश देने में, उनसे जो एनर्जी निकलती है उनको अपन क्या बोलते हैं? प्रकाश ऊर्जा। उस एनर्जी को अपन लाइट एनर्जी बोलते हैं। सूर्य भी हमारे को प्रकाश देता है,
लेकिन उससे जो ऊर्जा निकलती है वो सौर ऊर्जा कहलाती है, और जो प्रकाश दिखाने में जो सहायता करता है उसको अपन बोलेंगे प्रकाश ऊर्जा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट आपके पास अगले प्रकार की जो ऊर्जा आती है, नेक्स्ट आती है ऊष्मीय ऊर्जा, थर्मल एनर्जी। तो नेक्स्ट प्रकार की जो ऊर्जा आती है वो आती है ऊष्मीय ऊर्जा, थर्मल एनर्जी। अब ये ऊष्मीय ऊर्जा, थर्मल एनर्जी क्या होती है? जैसे आपने कोयले को जलाया, तो कोयले को जलाने से आसपास ऊष्मा निकलेगी कि नहीं निकलेगी दोस्तों? ऊष्मा निकलेगी। वो ऊर्जा का ही तो एक रूप है। ऊष्मा क्या होती है? ऊर्जा का ही तो एक रूप होती है। तो वो कौन सी ऊष्मा कहलाती है, कौन सी ऊर्जा कहलाती है? ऊष्मीय ऊर्जा कहलाती है। जो ऊर्जा के रूप में होती है ऊष्मा, वो ऊष्मीय ऊर्जा कहलाती है। जैसे मोमबत्ती जलाई, मोमबत्ती दो काम करेगी, प्रकाश भी देगी हमारे को और जलने से उसके ऊष्मा भी उत्पन्न होगी। तो कौन सी ऊर्जा कहलाएगी आपके पास? वो ऊष्मीय ऊर्जा कहलाएगी। चलिए दोस्तों, तो यह आपके पास ऊष्मीय ऊर्जा भी आपका क्या हुआ? खत्म हुआ। अब देखिएगा, इसके बाद में जो अपन टाइप पढ़ेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट टाइप, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला, वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट टाइप के अपन और बढ़ रहे हैं एनर्जी के, और वो है आपके पास यांत्रिक ऊर्जा। तो अब जो पढ़ेंगे अपन वो क्या पढ़ेंगे दोस्तों? यांत्रिक ऊर्जा, जिसको अपन बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी यानी यांत्रिक ऊर्जा, इसी को अपन को पढ़ना है। हमारे सबसे ज्यादा फिजिक्स के अंदर डिटेल यही है। हर एग्जाम के अंदर, पटवारी हो, कांस्टेबल हो, रीट हो, रेलवे हो, फिक्स क्वेश्चन है। पिछले भी कांस्टेबल के एग्जाम में हर शिफ्ट में क्वेश्चन आए थे, पटवारी के एग्जाम में हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, रेलवे के हर एग्जाम में, रीट में, हर एग्जाम में इसका क्वेश्चन पूछा जाता है एनर्जी से संबंधित। तो यहीं से आता है वो। आखिर ये यांत्रिक ऊर्जा होती क्या है दोस्तों? आप किसी भी वस्तु की स्थिति के कारण, यानी किसी भी वस्तु की पोजीशन क्या है, उसकी स्थिति क्या है, या उस वस्तु की गति के कारण वो वस्तु मोशन कर रही है, उसके कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होगी उसको अपन क्या बोलेंगे? यांत्रिक ऊर्जा। तो किसी भी वस्तु की स्थिति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होगी या उसकी गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होगी दोस्तों, उसको अपन क्या बोलेंगे? उसको अपन यांत्रिक ऊर्जा बोलेंगे। यानी यांत्रिक ऊर्जा क्या है? वस्तु की स्थिति के कारण, वस्तु की स्थिति या उसकी गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा। तो किसी भी वस्तु की स्थिति या फिर उसकी गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाती है? यांत्रिक ऊर्जा। अर्थात यांत्रिक ऊर्जा आपके पास दो प्रकार की होगी, एक तो स्थिति के आधार पे और एक गति के आधार पे। तो ये दो प्रकार की होती है। सबसे पहली तो होती है स्थितिज ऊर्जा, यानी आपके पास पहली तो होती है स्थिति के आधार पे, जिसको अपन बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा, अंग्रेजी में बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलते हैं दोस्तों अंग्रेजी में? पोटेंशियल एनर्जी। और इसको दर्शाते हैं पीई से। किससे दर्शाते हैं दोस्तों? पीई से दर्शाते हैं। नेक्स्ट दूसरी होती है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा गति के आधार पे कौन सी होती है दोस्तों? गतिज ऊर्जा, जिसको अपन बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी, इसको अपन किससे दर्शाते हैं दोस्तों? इसको अपन के ई से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं दोस्तों? के ई, काइनेटिक एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है? वस्तु की किसके कारण दोस्तों? स्थिति के कारण या फिर उसकी गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको अपन क्या बोलते हैं दोस्तों? यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं। कितने प्रकार की होती है? तो दो प्रकार की एनर्जी होती है यांत्रिक। एक तो होती है स्थितिज और दूसरी कौन सी होती है दोस्तों? गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार कांस्टेबल में, ऐसी ऊर्जा जो स्थिति के कारण उत्पन्न होती है क्या होगी दोस्तों? स्थितिज ऊर्जा होगी। बताओ, इतना आसान क्वेश्चन। ऐसी ऊर्जा जो गति कारण उत्पन्न होगी वो कौन सी होगी आपके पास? गतिज ऊर्जा। लेकिन हमारे को इतना ही नहीं पढ़ना, काफी डिटेल पढ़ना है, क्योंकि आजकल के एग्जाम्स एडवांस हो गए हैं, वो डिटेल क्वेश्चन पूछते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें। हमारे को ये दोनों एनर्जीज डिटेल के अंदर पढ़नी है दोस्तों, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
चलिए दोस्तों, तो मेरे हिसाब से आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब अपन आगे चर्चा करते हैं। पहला टाइप हमारे को पढ़ना है, पहला प्रकार पढ़ना है, और पहला प्रकार कौन सा है? पोटेंशियल एनर्जी, यानी स्थितिज ऊर्जा हमारे को पढ़नी है। तो स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। अब आखिर ये स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? तो वस्तु की स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाती है आपके पास? स्थितिज ऊर्जा। तो अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो डेफिनेशन क्या होगी दोस्तों? डेफिनेशन होगी वस्तु की स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाती है दोस्तों? स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। अब दोस्तों देखिएगा, स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो एक सापेक्ष राशि है। दूसरा पॉइंट, यह एक सापेक्ष राशि है, यानी एक रिलेटिव क्वांटिटी है। सापेक्ष राशि का मतलब क्या होता है? रिलेटिव क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? किसी के रेस्पेक्ट में, किसी को देख के मापी गई है, यानी अनंत पे कोई वस्तु है उसके सापेक्ष। तो ये आपको ध्यान रखना है, एक रिलेटिव राशि है, यानी किसी को देख के मापी गई है। ठीक है दोस्तों, तो स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा होती है। और ये कैसी राशि है दोस्तों? एक सापेक्ष राशि है, यानी किसी को देखकर मापी जाती है। ये हमें ध्यान रखना है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट चीज हमारे को क्या ध्यान रखनी है? नेक्स्ट चीज हमें ध्यान रखनी है कि स्थितिज ऊर्जा जो होती है उसके कई प्रकार होते हैं। हम कुछ कुछ प्रकार पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम में सिलेबस में है, इंपॉर्टेंट। तो स्थितिज ऊर्जा के प्रकार पढ़ते हैं। तो सबसे पहला प्रकार हम पढ़ेंगे, पहला प्रकार जो स्थितिज ऊर्जा का होता है उसको देखेंगे। वो कौन सा है दोस्तों? वो है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। हर साल कोई भी एग्जाम हो, इससे क्वेश्चन रेलवे में तो फिक्स होता है, बिल्कुल एक क्वेश्चन फिक्स न्यूमेरिकल का आएगा। अब ये गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? जब किसी वस्तु को अपन गुरुत्व के अधीन उठा रहे हैं, ग्रेविटी के अगेंस्ट उठा रहे हैं, उसको अपन बोलेंगे, उसके अंदर जो ऊर्जा चाहिए होती है हमारे को, उसको अपन गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। कैसे? जैसे ये वस्तु गिर रही है अपने आप, तो ग्रेविटी के कारण गिर रही है, गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे आ रही है। अगर मैं इस गिरी हुई वस्तु को उठाता हूं तो गुरुत्वाकर्षण तो हमेशा नीचे की ओर लगता है। मैं गुरुत्वाकर्षण के विपरीत उठा रहा हूं इसको, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण नीचे है, तो गुरुत्वाकर्षण के विपरीत उठा रहा हूं, तो मुझे एनर्जी चाहिए होगी। वो एनर्जी कौन सी होती है आपके पास? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, ग्रेविटेशनल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो आप डेफिनेशन बोलोगे तो क्या बोलोगे? गुरुत्वाकर्षण के अधीन किसी वस्तु को गति कराने के, यानी उसके विपरीत किसी को गति कराने के लिए जो ऊर्जा चाहिए होती है उसको अपन क्या बोलते हैं दोस्तों? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और अब मैं बात करूं फॉर्मूले की इसके, तो मान लो अपन एक m द्रव्यमान की वस्तु है। कौन से द्रव्यमान की? आपके पास m द्रव्यमान की वस्तु है, और उसको अपन पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पे उठा रहे हैं? उसको अपन पृथ्वी से h ऊंचाई तक उठा रहे हैं, h हाइट तक उठा रहे हैं। तो आपके पास स्थितिज ऊर्जा कितनी लगेगी? यानी पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा कितनी लगेगी? कितनी चाहिए होगी हमारे को? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा U से दर्शाते हैं स्थितिज ऊर्जा। किससे दर्शाते हैं दोस्तों? U से। तो स्थितिज ऊर्जा हमें चाहिए होगी mgh। ये आपके पास स्थितिज ऊर्जा का, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है, जिससे हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। m क्या होता है? यहाँ पे वस्तु का मास, यानी वस्तु का द्रव्यमान होता है m। g क्या होता है दोस्तों? g होता है ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, यानी गुरुत्वीय त्वरण। और गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर आपको क्वेश्चन में दे रखा हो 9.8 तो 9.8 लेना, वरना 10 ले लेना। ये ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में बताया था मैंने, गुरुत्वीय त्वरण। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन में दे रखा है 9.8 तो 9.8 ले, वरना अपनी मन मर्जी से लेना हो तो 10 ले ले, ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। और h क्या है दोस्तों? h है आपके पास ऊंचाई। हर बार इससे क्वेश्चन आता है। कैसे पहचानोगे? इस फॉर्मूले का क्वेश्चन है।
हमेशा ध्यान रखना, क्वेश्चन में हिंट लिखा होगा पृथ्वी से किसी वस्तु को उठाया जा रहा है। जब भी किसी वस्तु को पृथ्वी से उठाया जा रहा है h ऊंचाई तक, तो उसमें स्थितिज ऊर्जा कितनी लगेगी, mgh। तो ये हमें दोस्तों ध्यान रखना है। चलिए, तो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या हो गया, mgh। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर अपन क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, तो अपन क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन पूछ ले कि एक 10 केजी की वस्तु को, एक 10 केजी की वस्तु को पृथ्वी से 60 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक उठाने में कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन है एक 10 केजी की वस्तु है, उसको पृथ्वी से 60 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, तो बताओ कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी। वस्तु का द्रव्यमान कितना है आपके पास, 10 केजी। ऊंचाई कितनी दे रखी है दोस्तों, 60 सेंटीमीटर। अब दोस्तों ऊंचाई सेंटीमीटर में है, द्रव्यमान केजी में है। हमारे को आंसर निकालना है ऊर्जा के लिए, तो वो जूल में होना चाहिए, ऑब्वियसली ऐसा ही मात्रक होना चाहिए। लेकिन सेंटीमीटर क्या ऐसा ही मात्रक है क्या, नहीं। ऊंचाई या दूरी का सेंटीमीटर मात्रक नहीं होता, मीटर मात्रक होता है, ऐसा ही। तो इसको मीटर में चेंज करो, मीटर में चेंज करने के लिए 100 का भाग लगाओ, तो ये 0 से 0 गया, तो ये 0.6 मीटर आ गया। कितना आ गया दोस्तों, 0.6 मीटर आपके पास आ गया। तो अब अपन फॉर्मूला लगाएंगे, ऊर्जा कितनी चाहिए होगी हमें, mgh। m की जगह कितना दे रखा है, 10। जी मैंने बोला था अगर क्वेश्चन में 9.8 दे रखा हो तो 9.8 लेना, वरना 10 ले लेना। यहाँ पे हमें नहीं दे रखा तो हम 10 लेंगे। ऊंचाई आपके पास 0.6 मीटर है, ये पॉइंट हटाया, नीचे 0 लगेगा, 0 से 0 गया, ये 10 × 60 जूल आपके पास क्या आ गया दोस्तों, आंसर आ गया। यानी हमें 60 जूल ऊर्जा की आवश्यकता होगी इस वस्तु को पृथ्वी से उठाने के लिए। ये फिक्स क्वेश्चन है, पूछा जाता है। मैं फिर से बता दूं कैसे हिंट मिलेगा आपको। पृथ्वी से उठाया जाता है, पृथ्वी से क्या करा जाता है, उठाया जाता है। तो हम कहां से उठा रहे दोस्तों, हम उठा रहे पृथ्वी से। तो पृथ्वी से आपके पास उठाएंगे, तो पृथ्वी से उठाने पर ये फॉर्मूला लगेगा कौन सा, mgh। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, तो ये हमने गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा पढ़ी और इसका न्यूमेरिकल कर लिया। और क्वेश्चंस जो होंगे डिफरेंट टाइप्स के, वो अपन जब अपना टॉपिक पूरा हो जाएगा तो उसके बाद दोस्तों कर लेंगे। तो नेक्स्ट प्रकार की जो आपके पास एनर्जी आती है, अगली प्रकार की जो स्थितिज ऊर्जा का प्रकार आता है वो आता है स्प्रिंग में संग्रहित ऊर्जा। तो स्प्रिंग ऊर्जा, स्प्रिंग के अंदर जो एनर्जी होती है वो भी आपके पास कौन सी एनर्जी होती है, स्थितिज ऊर्जा जो होती है। तो स्प्रिंग के अंदर जो एनर्जी होती है वो भी कौन सी होती है आपके पास, स्थितिज ऊर्जा। तो दोस्तों मैं चर्चा करता हूं एक स्प्रिंग की। एक स्प्रिंग लेते हैं अपन, तो ये आपके पास मान लो ये आपने एक स्प्रिंग ली। अब इस स्प्रिंग का एक कांस्टेंट होता है, इस स्प्रिंग को बोलते हैं स्प्रिंग नियतांक के। स्प्रिंग का एक नियतांक होता है, उसको बोलते हैं स्प्रिंग नियतांक के। अब देखिए दोस्तों, आपने इस स्प्रिंग को खींचा
और स्प्रिंग को खींचने पे कितना विस्थापन हुआ दोस्तों, x विस्थापन हुआ। तो स्प्रिंग को खींचने पे कितना विस्थापन हुआ, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, x। जैसे आप स्प्रिंग को खींचते हो, खींचने के बाद थोड़ी सी ढीली हो जाती है ना, उसको अपन बोलते हैं विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। तो खींचने के बाद उसमें x विस्थापन आ गया, तो उसको खींचने से कितनी ऊर्जा चाहिए अपन को, उस खींचने से कितनी ऊर्जा हुई, तो उस एनर्जी को अपन स्प्रिंग ऊर्जा बोलते हैं। और उस स्प्रिंग ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर। के यहाँ पे होता है स्प्रिंग नियतांक, क्या होता है दोस्तों, के होता है आपका स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग नियतांक होता है, और एक्स क्या होता है आपके पास, स्प्रिंग में उत्पन्न विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट। तो स्प्रिंग में जितना विस्थापन हुआ है, जितना बढ़ा है, यानी पहले मान लो था 10 सेंटीमीटर, अब हो गई 12 सेंटीमीटर, यानी स्प्रिंग कितनी ढीली हो गई, 2 सेंटीमीटर। तो विस्थापन कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 सेंटीमीटर विस्थापन हो जाएगा। तो स्प्रिंग ऊर्जा का मतलब क्या हो गया, स्प्रिंग ऊर्जा वो ऊर्जा जो आपके पास स्प्रिंग को खींचने से उसके अंदर अपन को चाहिए होती है, स्प्रिंग को खींचने के लिए या दबाने के लिए, वो ऊर्जा क्या होती है, स्प्रिंग ऊर्जा आपके पास होती है। चलिए दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट लिए, फॉर्मूला याद रखें, वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला। उसके बाद अपन इसके क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। चलिए दोस्तों, अब अपन क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। एक क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है, तो अपन क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक स्प्रिंग की लंबाई, या स्प्रिंग की लंबाई से अच्छा अपन बोल सकते हैं, लंबाई बाद में देंगे, पहले अपन बोलते हैं एक स्प्रिंग का स्प्रिंग नियतांक यानी स्प्रिंग कांस्टेंट 100 न्यूटन पर मीटर है, तथा स्प्रिंग की लंबाई 10 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर कर दी जाती है, तो स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा होगी। दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, पूछा जाने लायक क्वेश्चन है। आपको बोल दिया स्प्रिंग नियतांक कितना है, 100 न्यूटन पर मीटर। तो पहले इस पे अटैक करो आप, स्प्रिंग नियतांक कितना है, 100 न्यूटन पर मीटर। तो आपको के कितना दे रखा है, के फॉर्मूला बताया था मैंने, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला याद आना चाहिए, हाफ के एक्स स्क्वायर। ये आपको याद होगा तभी आप मामला बैठा पाओगे। अब के कितना दे रखा है, के आपको दे रखा है 100 न्यूटन पर मीटर। उसके बाद में लंबाई कितने से कितने बढ़ा दी, 10 सेंटीमीटर से कितनी बढ़ा दी, 20 सेंटीमीटर। यानी ढीला कितना हुआ, पहले 10 था 20 हो गया, 10 का फर्क आ रहा है ना, 10 सेंटीमीटर का फर्क आ रहा है। तो यानी विस्थापन कितना हो गया, विस्थापन हो गया 10 सेंटीमीटर। फिर से मैंने बोला यहाँ पे न्यूटन मीटर ऐसा ही मात्रक है, सेंटीमीटर ऐसा ही मात्रक नहीं है। आप इसको चेंज करो तो 10 में 100 का भाग लगाओ तो ये आपके पास 0.1 मीटर, ये आपका क्या आ गया दोस्तों, आंसर आ गया किसका, विस्थापन का। विस्थापन मीटर के अंदर आ गया। अब अपन को चाहिए होगी एनर्जी, तो एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर होती है। हाफ के की जगह आप लिखोगे कितना, 100 न्यूटन पर मीटर। एक्स की जगह आप क्या लिखोगे, 0.1 का स्क्वायर। तो आप इसको सॉल्व करो तो हाफ इंटू 100 इंटू 0.1 आपके पास ये हो जाएगा 1/100। 0.1 का स्क्वायर होगा 0.001, तो आप 2 पॉइंट हटाओगे तो 2 जीरो नीचे आ जाएंगे। आप आराम से, बिल्कुल आसान है। ये 100 से 100 गया और इसके साथ ये आंसर कितना आ गया,
5 जूल ऊर्जा की आपको क्या होगी दोस्तों, आवश्यकता होगी। तो आंसर क्या है, 0.5 जूल। मैं एक बार फिर से बताता हूं, अच्छा क्वेश्चन है। स्प्रिंग नियतांक कितना था, 100 न्यूटन पर मीटर, तो के ले लिया हमने। उसके बाद कि लंबाई कहां से कहां तक कर दी, 10 से 20 कर दी, यानी विस्थापन ढीली कितनी हो गई, स्प्रिंग 10 मीटर हो गई, 10 सेंटीमीटर हो गई। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज किया, 0.1 मीटर। हमने फॉर्मूले के अंदर टिकाया, जो फॉर्मूला पढ़ा था, के की जगह एक्स की जगह सॉल्व किया, 0.5 जूल इसका क्या आ गया दोस्तों, आंसर आ गया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, ये आपके पास स्थितिज ऊर्जा के प्रकार भी क्या हुए, समाप्त हुए। अब लास्ट स्थितिज ऊर्जा के अंदर आता है स्थितिज ऊर्जा के एग्जाम्पल्स यानी उदाहरण। तो अब हम जो चर्चा करेंगे वो करेंगे इसके एग्जाम्पल्स की यानी उदाहरण की। तो सबसे पहला उदाहरण क्या है, पहला उदाहरण बांध का जो पानी होता है, बांध का पानी बिल्कुल स्थिर होता है। तो उस स्थिर पानी के अंदर कौन सी ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा। तो बांध के पानी में कौन सी ऊर्जा होती है दोस्तों, बांध के पानी में स्थितिज ऊर्जा होती है। पूछा जाता है क्वेश्चन कई बार एग्जाम में। दूसरा, आपने देखा होगा जो स्प्रिंग वाले खिलौने होते हैं, बचपन में गाड़ियां चलाई होगी स्प्रिंग वाली, वो जिसके अंदर चाबी भरते हैं और वो गाड़ी आगे चल जाती है, चाबी वाली घड़ी होती है, उसके अंदर कौन सी ऊर्जा होती है दोस्तों, उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा होती है। तो चाबी वाली घड़ी या जो खिलौने होते हैं उनमें कौन सी ऊर्जा होती है दोस्तों, खिलौनों के अंदर आपके पास चाबी वाली घड़ी या खिलौनों के अंदर कौन सी ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। दोनों ही एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तीसरा एग्जाम्पल, आप सभी ने देखा होगा, वो धनुष से आपके पास बाण छोड़ते हैं, तो वो बाण आगे क्यों जा पाता है, क्योंकि वो बाण खिंचा रहता है पहले। तो उस खिंचे हुए बाण के अंदर वो कैसे क्यों जाता है आगे, क्योंकि धनुष की स्थितिज ऊर्जा के अंदर ही आपके पास के कारण जा पाता है। तो आपके पास तने हुए धनुष के अंदर, तना हुआ धनुष, कौन सी ऊर्जा होती है उसके अंदर, स्थितिज ऊर्जा होती है। अरे भाई तभी तो वो बाण आगे जाता है। आप उस बाण को देखे, तनाव मत, धनुष को तनाव मत, ढीला छोड़ दो, बाण इतनी सी दूर ही जाएगा। जब आप बाण को खींच के रखते हो तभी वो आगे जाता है, क्योंकि वो धनुष तन जाता है। और तने हुए धनुष के अंदर कौन सी ऊर्जा होती है दोस्तों, स्थितिज ऊर्जा आपके पास होती है। तो ये हमें ध्यान रखना है। और आपके पास क्या हो सकता है कि कोई भी स्प्रिंग है, तनी हुई कोई भी स्प्रिंग है, तो कोई भी स्प्रिंग के अंदर तनी हुई स्प्रिंग, अभी मैंने बताया था स्प्रिंग के अंदर स्थितिज ऊर्जा होती है, तो तनी हुई स्प्रिंग के अंदर कौन सी ऊर्जा होती है दोस्तों, स्थितिज ऊर्जा होती है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, बांध के पानी में, चाबी वाली घड़ी या खिलौने के अंदर, तने हुए धनुष के अंदर या तनी हुई स्प्रिंग के अंदर। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने एनर्जी स्टार्ट करी है, एनर्जी के प्रकार पढ़े हमने, ऊर्जा के प्रकार, ऊर्जा कितने प्रकार की होती है। और हमें जो पढ़ना था मेन, वो हमें यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी पढ़नी थी। यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है, स्थिति या गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा। उसमें आज हमने स्थितिज ऊर्जा का काम पूरा का पूरा तमाम कर दिया है। इससे बाहर आपके स्थितिज ऊर्जा से क्वेश्चन नहीं जाएगा, कितना ही डीप चल जाओ। अगली वीडियो जो रहेगी वो हमारी गतिज ऊर्जा के लिए रहेगी, और अपन आगे पढ़ेंगे ऊर्जा को, ऊर्जा रूपांतरण, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में चर्चा करेंगे। थोड़ा डीप पढ़ेंगे, लेवल से चलेंगे, ताकि कोई भी एग्जाम, कोई भी बच्चा किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो तो उसको ऐसा नहीं लगे कि भाई हमारा कुछ छूट रहा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम आपसे चाहते हैं कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, हमारी वीडियो को। आपको कुछ नहीं करना, देखिए आपका हमारे लिए सपोर्ट इतना ही है, आप हमारे वीडियो का लिंक उठाएं और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा दें, इतना काफ़ी हमारे लिए। या ग्रुप्स में शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, वो हमारे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट होगा। तो आप अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अपन अगली वीडियो में। दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।